Hi everyone, welcome back to the channel. We are discussing CSIR NET Part C December 2019 and we are discussing question number 520. This question is from the zoology. So given below are certain adaptations which are seen in the various group of animals. So इसमें बेसिकली क्या है हम लोग को विच कॉम्बिनेशन ऑफ द अबव अडेप्टेशन फैसिलिटेट्स बर्ड फ्लाइट। हम लोग को ये डिफरेंट अडेप्टेशंस दे रखी हैं। हम लोग को इसमें से एक्चुअली फाइंड आउट करना है कि कौन सा एनिमल के उड़ने में फ्लाइट करने में कौन सी अडेप्टेशन जो है वो हेल्प करती है। सो सबसे पहला आता है ओविपेरी। ओविपेरी जैसे आप जानते होंगे, ओविपेरी होता है मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन जिसमें एग जो है वो बाहर मदर की बॉडी से ले किया जाता है एंड देन वो डेवलप होता है यंग एनिमल में, तो उसका इससे कुछ लेना देना नहीं है। देन आता है हमारा स्ट्रीमलाइन बॉडी। स्ट्रीमलाइन बॉडी बहुत ज़रूरी है फ्लाइट के अडेप्टेशन के लिए। पाउच फॉर कैरिंग एग्स, ऐसा कुछ वैसे बर्ड्स में होता ही नहीं है कि पाउच कोई हो कैरिंग एग एंड ये इसका कोई फ्लाइट बर्ड के उड़ने से कुछ भी लेना देना नहीं है। देन आता है पोरस एग शेल, ये भी फ्लाइट के लिए कुछ भी नहीं है। देन आता है ब्रेस्ट बोन एज नार्जनील, यस ये ठीक है। वेब फीड जो होता है वो वाटर के लिए होता है, वाटर में जितने भी एनिमल्स होते हैं उनके लिए होता है, इसके लिए नहीं होता। लिटरली कंप्रेस्ड कॉन्जुगेट बोल कौन सी होती है? इट्स अ टेल बोन, सो इसके लिए भी नहीं होता। हाँ, देन आते हैं यूनिडायरेक्शनल पल्मोनरी सिस्टम टू प्रोवाइड लार्ज क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बर्ड्स कि उनको ऑक्सीजन ऊपर जितनी बार भी वो फ्लाइट करती रहती है उनको ऑक्सीजन जो है फ्रेश मिलती रहती है, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड बारबिक्यूल्स एंड द हुकलेट ऑन द वेन्स ऑफ द ईच फेदर, ये बिल्कुल सही है। बारबिक्यूल्स क्या होते हैं? ये जो हमारे ऐसे ऐसे फेदर्स होते हैं उनको बारबिक्यूल्स बोलते हैं। एंड देन बारबिक्यूल्स जो होते हैं वो हुक से भी हुक्स के संग अटैच होते हैं फोदो। सो हमारा करेक्ट जो आंसर है दैट इज BEHI। ये होता है ऐसा डायग्राम। ये मान लीजिए जैसे ये हो गया हमारे ये जो चीज हुई दैट इज हमारे बारबिक्यूल्स। Okay. Moving on to the next question, match the following taxa with the genus of the microorganism। So यहाँ पे हमें taxas दे रखे हैं, ये फंजाइज हैं सारे, so हमें मैच करने हैं जीनस के साथ। तो आपने देखा होगा ये जैसे एस्कोमाइसिटीज है, एस्कोमाइसिटा क्या होता है? दीज आर स्पोर शूटर्स होते हैं, स्पोर शूटर्स होते हैं, डिजीज भी कॉज करते हैं। इसका क्या है? एसाइफ होते हैं। एंड देन इसका नाम एस्कोमाइकोटा इसलिए पड़ा है क्योंकि ये फंजाई जो होती है वो माइक्रोस्पोरिक स्पोर्स प्रोड्यूस करती है इनसाइड स्पेशल एलोंगेटेड सेल्स जिनको हम सैक बोलते हैं या फिर एस्की बोलते हैं। देन आता है हमारा बेसिडोमायोकोटा। बेसिडोमायोकोटा होते हैं हमारे ओस्चिलागो एंड इनका नाम इसलिए पड़ा है कि ये फिलामेंटस फंजाई हैं जो रिप्रोड्यूस करते हैं सेक्सुअली एंड द फॉर्मेशन ऑफ द स्पेशलाइज्ड शेप्ड एंड सेल्स कॉल्ड बेसिडिया, जिसमें हमारे एक्सटर्नली माइक्रोस्पोर्स होते हैं। ये हो गया हमारा, ये इनका होता है बेसिडिया स्ट्रक्चर जो होता है। देन आता है जाइगोमाइकोटा। जाइगोमाइकोटा का एग्जाम्पल है राइजोपस, जो आपने देखा होगा ब्रेड में होता है ये, राइट। एंड ये जो होते हैं जनरली हमारे टेरेस्ट्रियल में होते हैं, लिविंग इन सॉइल और या फिर डिकेइंग प्लांट या फिर एनिमल मटेरियल में पाए जाते हैं। डिकिंग में। और आता है देन हमारा ओमाइकोटा। ओमाइकोटा में क्या होता है? ये फिलामेंटस होते हैं, हेट्रोट्रॉफिक होते हैं एंड कैन रिप्रोड्यूस बोथ सेक्सुअली एंड दी एसेक्सुअली। तो हमारा ये हो गया, इसकी वजह से जो आंसर आया है दैट इज डी का। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे हमें प्लांट डिजीज बताई हुई है इस क्वेश्चन में एंड देन हमें उसके संग जो पैथोजन एसोसिएटेड है वो फाइंड आउट करना है।
तो जैसे कि अगर आप क्वेश्चन देखेंगे, पाउडर मिल्ड्यू, राइस ब्लास्ट, बैक्टीरियल कैंकर, फायर ब्लास्ट, तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एक तरीका होता है। तो सबसे इजी वाला आप देख लीजिए, आप देखेंगे बैक्टीरियल कैंकर है एंड इन ऑप्शंस में सिर्फ एक ही बैक्टीरिया का नाम है, दैट इज सूडोमोनास, तो सी का हो गया हमारा 2। सो बैक्टीरियल कैंकर होता क्या है, और आप देखेंगे सी का 2, तो एक तो ये वाले ऑप्शन में है, एक ये वाले ऑप्शन में है, तो आप हमारा कट शॉर्ट कर सकते हैं ये कैसे करना है। और बैक्टीरियल कैंकर होता क्या है ये आपको पता ही होगा, जो स्टेम्स और लीव्स प्लम्स की या चेरी या प्रून्स होता है उनको इन्फेक्ट करे वो बैक्टीरिया, वो होता है बैक्टीरियल कैंकर डिजीज होती है प्लांट्स में, जो प्रून्स प्लम्स चेरीज इन सबको इन्फेक्ट करता है। देन हम ले लें पाउडरी मिल्ड्यू, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में ही पढ़ा था पाउडरी मिल्ड्यू क्या होता है। पाउडरी मिल्ड्यू होता है, आपने देखा होगा लीफ में वाइट वाइट स्पॉट्स बन जाते हैं, ये डिजीज होती है जो वाइट पाउडरी स्पॉट्स बनते हैं लीव्स और स्टेम पे, तो ये कौन कॉज करता है, अरसाइफ। तो अगर ये भी जैसे पता होता कि ए का है हमारा 4, तो ये क्वेश्चन जैसे हमने कट शॉर्ट किया था तो हमारा इसमें से ऐसे निकल आता, ठीक है। देन आता है राइस ब्लास्ट। राइस ब्लास्ट आपको पता होगा कि एक ब्राउन ब्राउन स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं, फंजाई से कॉस्ट होता है राइस ब्लास्ट, एंड ये हो गया फंजाई हमारी मैग्नापोड। ब्राउन ब्राउन आपने स्पॉट्स देखे होंगे, इट्स इन द राइस प्लांट। देन आता है फायर ब्लाइट। फायर ब्लाइट क्या होता है, फायर ब्लाइट जो होता है वो हमारी रोसासी जो फैमिली होती है, दैट इज एप्पल, पियर्स, प्रून्स, इन सबको अफेक्ट करने वाली होती है, कंटेजियस डिजीज होती है, एंड एक बार में पूरा ऑर्किड्स जो है, एक बार में पूरा ऑर्किड्स ये डिस्ट्रॉय कर सकती है पूरे सीजन का। तो फायर ब्लाइट जो है एर्मीनिया, सो करेक्ट आंसर इज थर्ड। So, next question is, which one of the following phylogenetic genus best represent the evolutionary relationship between the whale, dolphin, seal, deer and dog? तो हमें बेसिकली इसमें फाइलोजेनेटिक ट्री बताना है जो सबसे ज़्यादा करेक्ट हो इन ऑप्शंस के लिए। तो जैसा कि आपको पता है, हमें पहले इसमें से कट शॉर्ट करना पड़ेगा कौन सा क्या है। तो व्हील और डियर हमें पता है कि सीटसी फैमिली के लिए होते हैं, दैट इज सीटसियंस होते हैं ये। सीटसियंस क्या होते हैं, सीटसी फैमिली कौन सी होती है, जो भी एंटायर एक्वेटिक ग्रुप ऑफ मैमल्स होता है, व्हेल्स, डॉल्फिन, पोर्पोइज, जो बेसिकली बर्थ देता है, यंग वंस को प्रोड्यूस करता है, मिल्क, उनके हेयर्स होते हैं, दैट इज हैविंग द फीचर्स ऑफ मैमल्स, वो होते हैं सीटसियंस। देन हम सील और डॉग्स को एक साथ रख सकते हैं, सील और डॉग्स को एक साथ रख सकते हैं, सील एंड डॉग्स जो हैं वो बेसिकली क्या है, हमारे कार्निवोर्स हैं, ये इनको हम एक साथ रखेंगे, ठीक है। तो पहली बात, व्हेल्स और डॉल्फिन को इन्होंने साथ में रखा हुआ है, व्हेल्स और डॉल्फिन को इन्होंने साथ में रखा हुआ है, इन्होंने सील को भी साथ में रखा है जो कि गलत है, एंड व्हेल्स और डॉल्फिन को इन्होंने साथ में रख रखा है। देन हमारे डॉग्स और सील साथ में आएंगे, डॉग्स और सील को इन्होंने साथ में नहीं रखा, ये गलत हो गया। डॉग्स और सील को इन्होंने नहीं रखा, डॉग्स और सील को इन्होंने नहीं रखा, तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास ये आ गया। एक्चुअली क्या होता है कि ये दोनों जो है हमारे कार्निवोर्स हो गए, ये दोनों कार्निवोर्स हो गए, ये दोनों हमारे सीटसियंस हो गए, एंड हमें कुछ ऐसा ढूंढना है कि जो सीटसियंस और डियर को मैच कर जाए, जो कि अलग ही एक क्लास बन जाती है, सीटसियंस प्लस आर्टियोडेक्टेला। आर्टियोडेक्टेला कौन से होते हैं, जो इवन टो होते हैं, जिनका जैसे 2 हो गया, 2 फीट हो गए, या फिर 4 फीट्स हो गए, दैट इज इवन टोड जिनको बोलते हैं। जिराफ हो गया, हिपोपोटामस हो गया, कोई भी ले लीजिए, इवन टोड, ठीक है। इन दोनों को मिला के जो नई क्लास बनती है, दैट इज नोन एज सिटाटियोडेक्टेला, जिसमें हमारा ये डियर भी आ जाते हैं। सो ये हमारी एक नई क्लास है, जिसमें विच इंक्लूड्स व्हेल्स एंड इवन टोड एनिमल्स, एंड इन दोनों को मर्ज करके ये वर्ड बनाया है, तो इसकी वजह से हमारा ये ऑप्शन जो है करेक्ट है।
देन नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे अगेन हम लोग को एक पार्ट पे प्लांट फोटोसिंथेटिक प्लांट्स दे रखे C3 C4 ऐसा टाइप का क्वेश्चन हमें पिछले पेपर में भी आया था, मैंने डिस्कस किया था जून वाले पेपर में भी। देन इसमें टेम्परेचर दे रखा है एंड सनलाइट इंटेंसिटी दे रखी है। हम लोग को ये बताना है कि मैच करना है कि C4 प्लांट्स के लिए कितना टेम्परेचर सनलाइट कितनी ज़रूरी होती है, C3 प्लांट्स के लिए कितनी ज़रूरी होती है। सो जैसा कि आपको पता है कि C3 प्लांट्स वो होते हैं जो C3 पाथवेज यूज़ करते हैं, दैट इज़ कैल्विन साइकिल यूज़ करते हैं। एंड C4 जो होते हैं वो यूज़ करते हैं हैच-स्लैग पाथवे। C4 प्लांट्स कौन कौन से होते हैं जो हॉट ड्राई इन्वायरमेंट में रह सकते हैं। हॉट ड्राई इन्वायरमेंट में कैसे रह सकते हैं, जो बिकॉज दे कैन कीप देयर स्टोमेटा क्लोज मोर देन द C3, और वो एफिशिएंटली CO2 को इनकॉर्पोरेट भी कर लेते हैं C4 प्लांट एज कम्पेयर टू C3 प्लांट्स। तो हमारे C4 प्लांट्स जो हैं हाई टेम्परेचर में रहते हैं एंड हाई इंटेंसिटी में रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हो गए मेज़ हो गया, सॉर्गम हो गया, शुगर कैन हो गया, ये सारे जो प्लांट्स होते हैं वो हमारे हॉट ड्राई एनवायरनमेंट में होते हैं, दैट इज C4 प्लांट्स। वेयर एज C3 प्लांट्स जो होते हैं हमारे, वो मॉडरेट टेम्परेचर में होते हैं एंड मॉडरेट सनलाइट यूज़ करते हैं। एंड इनका एग्जाम्पल जैसे कि आपको पता होगा, राइस हो गया, टोबैको हो गया, पोटैटो हो गया एंड ओट्स हो गया, सोयाबीन हो गया। तो नॉर्मली ये C3 प्लांट्स होते हैं। सो आंसर इसको मैच करके देखेंगे तो A का सेकंड Q एंड B का 1 P। So next question is, which one of the following represent exponential growth in the population? तो exponential growth in the population का क्या है? So हमारा फॉर्मूला क्या है exponential का, that is dn by dt is equals to Rn, where R is equals to intrinsic growth factor। ठीक है, इंट्रिंसिक ग्रोथ रेट। ठीक है, तो जब हमारा कर्व बनता है dn बाई dt वर्सेस n का, जब हमारे y एक्सेस पे dn बाई dt होता है एंड यहाँ पे n होता है, तो हमारा कर्व जो होता है दैट इज एक्सपोनेंशियल होता है। ठीक है, तो जो कि आप यहाँ पे देखेंगे dn बाई dt वर्सेस n, dn बाई dt वर्सेस n, इस पे हमारा ये ग्राफ हमारा गलत हो गया है एंड ये वाला कर्व भी हमारा गलत हो गया है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट कर्व जो हमारा दे रखा है 1/n, यहाँ पे देखेंगे 1/n है, तो दैट इज ये कैसा है, dn बाई dt इज इक्वल्स टू Rn जो हमें पता है। सो 1/n अगर हमने n को यहाँ की तरफ मूव किया, 1/n dn बाई dt इज इक्वल्स टू R, जो कि हमारा कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट का मतलब क्या हो गया हमारा, दैट इज 1/n dn बाई dt, और यहाँ पे हमारा n है रेट, तो कांस्टेंट का मतलब क्या होगा कि ये हमारे ये कांस्टेंट चल रहा है, तो हमारा कर्व जो है वो ये सही है। So next question is from the diversity. In the graph below, large boxes denoted by the PQRS represents a region. ये regions हम लोग को represent कर रहे हैं, whereas the smaller box represents habitat. ये वाले जो हैं smaller box जो हैं वो habitat है। Labels S1, S2 above each small box represent species represent in the denoter. तो हम लोग को ये find out करना है कि अल्फा डाइवर्सिटी मैक्सिमम किस में है और मैक्सिमम बीटा डाइवर्सिटी। तो आपको अल्फा डाइवर्सिटी के बारे में जैसे पता होगा, वो दैट इज अ लोकल मेजर। लोकली हमारी कितनी डाइवर्सिटी, कितनी मैक्सिमम डाइवर्सिटी प्रेजेंट है लोकली, जैसे यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, 1 1 1 1 2 1 1 1। तो मैक्सिमम जो है एक हैबिटेट में जो है मैक्सिमम कितनी डाइवर्सिटी रह रही है, सो दैट इज नोन एज अल्फा डाइवर्सिटी। अल्फा डाइवर्सिटी जो मैक्सिमम हो, जो कि यहाँ पे एक हैबिटेट में 3 डाइवर्सिटीज, 3 डिफरेंट स्पीशीज रह रही हैं। सो ये हो गया अल्फा डाइवर्सिटी। बीटा डाइवर्सिटी होता है कि एक पर्टिकुलर हैबिटेट में डिफरेंट कितने स्पीशीज हैं, डिफरेंट हमारी स्पीशीज, जैसे यहाँ पे S1 S2 है, 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 तो ये सेम है। यहाँ पे S1 S2 S3, यहाँ पे हर जगह S1 S2 S3, ये भी सेम हो गया। बट आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे S1 S2 है, यहाँ पे S3 है, यहाँ पे S4 है, यहाँ पे S5 है, तो दैट इज नोन एज बीटा डाइवर्सिटी। कि डिफरेंट स्पीशीज एक एरिया में जो रह रहे हैं डिफरेंट हैबिटेट में, बट एक एरिया है जहाँ पे हमारे डिफरेंट स्पीशीज रह रहे हैं, दैट इज नोन एज बीटा डाइवर्सिटी। तो आंसर इज Q and S।
सो नेक्स्ट कंडीशन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, इसमें हमें ये बताना है कि कौन सी कंडीशंस होती हैं वो सूटेड है बेस्ट मिमिक्री के लिए। तो मिमिक्री का जैसे हमें पता है ये एक क्वेश्चन है या मॉडल है, मॉडल जो है वो ज़्यादा होना चाहिए मिमिक से, तभी ही हमारा मिमिक्री का सक्सेसफुल हो जाएगा। अगर मिमिक ज़्यादा होगा सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। पहला हमारा जो है कंडीशन वो ये होती है। देन सेकंड जो है वो ये होनी चाहिए, मिमिक बड़ा हो तब भी नहीं चलेगा, मिमिक इक्वल हो तब भी नहीं चलेगा। तो हमारे पास ये दो कंडीशंस आई हुई हैं। देन सेकंड होता है कि प्रेडेटर को ये पता होना चाहिए कि जो मॉडल है वो हमारा पॉइजनस है या फिर डेंजरस है या फिर नहीं है डेंजरस। तो ये उसको पता होना चाहिए तभी ही हो पाएगा, क्योंकि अगर प्रेडेटर को पता ही नहीं है तो मिमिक को कोई फ़ायदा ही नहीं हो पाएगा। तो प्रेडेटर लर्निंग बहुत ज़रूरी है तभी कि हमारा जो मॉडल है वो डेंजरस है या नहीं। तो वो लर्निंग बहुत ज़रूरी होनी चाहिए। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा चला गया। एंड देन रिसोर्स ओवरलैप नहीं होना चाहिए, तभी हमारा मॉडल और मिमिक में कंपटीशन नहीं होगा, कंपटीशन नहीं होना चाहिए। रिसोर्स कंपटीशन नहीं होना चाहिए, रिसोर्स ओवरलैप नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा स्टेटमेंट ये वाला करेक्ट हो गया, तभी हमारी सक्सेसफुल मिमिक्री हो पाएगी। So moving on to the next question, which one of the following is not a mechanism for the species coexistence? तो species coexistence में कैसे होता है, जैसे niche differentiation है, ये आपने पढ़ा होगा, that is इसमें होता है niche segregation, segregation हो गया, separation हो गया, partitioning हो गई, राइट। ये वे है कि एक साथ स्पीशीज़ कैसे कोएग्जिस्ट करती हैं। जैसे कॉम्पिटिटिंग स्पीशीज़ हैं, वो एनवायरनमेंट को डिफरेंट वे में यूज़ कर रहे हैं, कोई कंपटीशन नहीं है विच हेल्प देम टू कोएग्जिस्ट। तो इसमें डिफरेंट टाइप के हैं, सेग्रीगेशन, सेपरेशन, पार्शनिंग। तो ये तो ये स्पीशीज़ कोएग्जिस्टिंग का तरीका है। निश कॉम्प्लीमेंट्री हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री कि इसमें ये होता है कि दो स्पीशीज़ हैं अलग एक ही हैबिटेट में रह रही हैं, बट कोई कंपटीशन नहीं है, डिफरेंट रिसोर्सेज यूज़ कर रही हैं। सो हमारा इसमें भी डिफरेंट रिसोर्सेज यूज़ कर रही हैं, तो आपका स्पीशीज़ को एग्जिस्टेंस हो जाएगा। निश ओवरलैप में क्या होता है कि जैसे एक स्पीशीज़ है ए, ठीक है, एक स्पीशीज़ है बी, तो ये जो हुआ यहाँ पे ओवरलैप, तो इसकी वजह से कंपटीशन रहेगा एंड स्पीशीज़ कोएग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे। तो आंसर इज निश ओवरलैप। एंड देन आता है अमाउंट ऑफ लिमिटिंग रिसोर्स, हमारा ग्रेटर है नंबर ऑफ स्पीशीज़ से। अगर रिसोर्सेज ज़्यादा हैं हमारी स्पीशीज़ से तो उसमें कोई कंपटीशन ही नहीं होगा, स्पीशीज़ को जो रिसोर्सेज चाहिए वो मिलते रहेंगे, तो कोई कंपटीशन ही नहीं है, तो एक स्पीशीज़ कोएग्जिस्टेंस करती रहेंगी। So next question is, a small number of mice are introduced into uninhabited island, जैसे कि 10 approximately 10 है, ठीक है। देन उसमें ये बताया गया है their population grows exponentially and after 3 years it reaches a population or size of 520। देखिए, तो पहले हमने 10 माइस जो हैं वो इंट्रोड्यूस किए एंड उसमें बता रहा है कि आफ्टर 3 years जो है वो माइस जो है पॉपुलेशन हमारी जो है वो कांस्टेंट हो गई। ठीक है, तो ये जैसे है ये 520 हो गई, ये होगी हमारी कैरिंग कैपेसिटी। कैरिंग कैपेसिटी हमारी कितनी बताई है उन्होंने, 520 बता दी। सो उसमें ये बताया गया एट व्हाट पॉइंट डू यू एक्सपेक्ट देयर ग्रोथ टू अटेन द हाईएस्ट ग्रोथ रेट। तो हाईएस्ट ग्रोथ रेट का आपको पता है, तो n इज इक्वल्स टू k/2। हमारी कैरिंग कैपेसिटी जब हाफ होगी अप्रॉक्सीमेटली ये वाला जो नंबर आएगा, तो इधर हमारी हाईएस्ट ग्रोथ रेट होगी, दैट इज इक्वल्स टू के हमारा दे रखा है इन्होंने 520, 520 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू 260, जो कि हमारी हाईएस्ट ग्रोथ रेट होगी व्हेन द पॉपुलेशन साइज इज 260। एंड ये जो है यहाँ पे जो ग्राफ होगा वो यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा, ये हो गया हमारा 10 नंबर, ये 0.0 से ले लिया था, ये यहाँ से स्टार्ट होगा, दैट इज 10 नंबर।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 530। ये क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है, इकोलॉजी का क्वेश्चन है। सो इसमें बताया है कि पैच 1 है हमारे पास, जो इसका एरिया जो है हमारे पास दैट इज 2000 मीटर स्क्वायर, एंड हमारे को उसमें बताया कि रिसोर्स डेंसिटी है 5 यूनिट्स पर मीटर स्क्वायर। तो अबंडेंस कितना हो गया, हम इसमें अबंडेंस निकाल लेंगे। is equals to 2000 meter square into 5 units upon meter square. meter square cancel, that comes out to be 10,000 units. ठीक है, ये आ गया आपका पैच 1 का। ठीक है, ऐसे ही पैच 2 का निकाल लीजिए। पैच 2 का क्या दे रखा है कि 3000 मीटर स्क्वायर दे रखा है हमें, एंड रिसोर्स अबंडेंस पैच 2 की ज़्यादा है, ये आपको देखनी पड़ेगी। यूनिट्स पर मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल, इट कम्स आउट टू बी 30,000 यूनिट्स। अब हमें निकालना है कि एज पर द थ्योरी ऑफ द आइडल फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्गेनिज्म डिस्ट्रीब्यूट देमसेल्व्स सो दैट द एक्सपेक्टेड रेशियो ऑफ अबंडेंस ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन द टू पैचेस। आपको दे रखा है कि पैच 1 इज टू पैच 2 का निकालना है। सो पैच 1 रेशियो पैच 2 का क्या हो गया, दैट कम्स आउट टू बी 10,000 डिवाइडेड बाय 30,000 comes out to be 1:3. सो 1:3 का हमारा रेशियो हो गया।